गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम संचयन से पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आपको गुरुदयाल सिंह जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। इसके पिछले भाग में हमने लेखक के बारे में जाना कि किस प्रकार से लेखक बचपन के दिनों में अपने साथियों के साथ खेलते और खूब मस्ती करते, ननियाल जाकर दूध दही छाछ अपनी नानी के हाथ से खाते और तालाब में छलांग लगा लगा कर अपने बचपन के दिनों को खूब अच्छे से वह आनंद पूर्वक मज़े लेते। और स्कूल जाना तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल में वह जो फूल की जो क्यारियाँ थी उनमें से फूल तोड़ तोड़ कर वह उनकी सुगंध महसूस करते थे और आज भी उन्हें वह सुगंध महसूस होती है और उन्हें ये याद नहीं कि उन्हें तोड़ कर वह फिर क्या कर लिया करते थे। और जब वे छुट्टियों में नानी के घर जाते तो खूब मस्ती करते, तालाब में कूदते और ऐसा पता नहीं वह कितनी बार किया करते थे। आगे देखिए, फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज़ निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियां का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता कि हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। मतलब कि क्या है, पिटाई मास्टर जी एक दिन करेंगे, एक दिन पिटाई खा लेंगे, इस तरह का सोच कर वह होमवर्क नहीं किया करते थे। जो छुट्टियों का काम है वह नहीं करते थे। और जो लेखक है वह सोच रहे हैं कि पहले वह छुट्टियों में हिसाब लगा देते थे कि 200 सवाल अगर एक दिन में 10 भी करते हैं तो 20 दिन में पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार वे छुट्टियों का आनंद लेते थे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। मतलब जो पिटाई करना या बहादुरों की बाती मास्टरों से मार खाने में उनका जो सबसे बड़ा नेता था वो कौन था? ओमा। वह दूसरों को मार पिटाई करना, दूसरों को गालियाँ देना, ये तो उसकी अलग बात थी। इसके अलावा उसकी शक्ल सूरत भी बहुत अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिंगने 4 बलिष्ठ के शरीर जैसा, ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। मतलब वो जो नेता, ओमा नाम का जो नेता लड़का था, उसका शरीर कैसा था? ठिंगना, ठीक है, और हांडी जितना बड़ा शरीर, और कैसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। मतलब उसके चेहरे की बनावट कैसी थी? बंदरिया के बच्चे जैसी। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं, सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती पे मार देता तो उससे दुगने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की फसली ही ना तोड़ डाले। मतलब इस तरह से वह लोगों को नुकसान पहुंचाता था। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था वह। मतलब
किस प्रकार? रेल बम्बे के नाम से उसको जानते थे, क्योंकि उसका जो शरीर, उसका जो सिर था वह हांडी जितना बड़ा था। किसी के भी पेट या सीने पे मार दे तो उसकी फसलियाँ तोड़ देता। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर H की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। स्कूल की प्रेयर के समय वह बाहर आते और सीधी कतार में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद यानी पीटी लड़कों की कतार के पीछे खड़े खड़े यह देखता कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है। उनकी घुड़की या तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के को ध्यान रखते, सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच में दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजाने लगता तो वह उसकी और बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। खाल खींचना मतलब बुरी तरह से उसकी पिटाई कर देते थे। जो पीटी मास्टर थे यानी प्रीतम चंद जो थे, पीटीआई मास्टर जो हैं, वह उन बच्चों के साथ उनका बड़ा सख्त व्यवहार था। लाइन में खड़े बच्चे अगर गर्दन भी इधर उधर हिला लिया करते तो वह उन पर घुड़कियाँ या ठुड्डों से उन्हें मारते थे। इससे बच्चे बड़े ही भयभीत रहते और बच्चों का ध्यान भी इसी में रहता कि कहीं उनकी जो कतार है, उनकी लाइन जो है वो कहीं बिगड़ ना जाए। वह पहले और आखिरी बच्चे का ध्यान रखा करते। और अगर बच्चा इधर उधर अपना सिर हिला देता या अपनी एक पैर से अपनी दूसरी पिंडली को खुजाने लगता तो वह उसकी खाल खींच देते थे। परंतु हेडमास्टर जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते थे। मतलब उनकी जो चपत थी वह भी हमें बहुत अच्छी लगती थी। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पपड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। मतलब इतनी उनकी चपत भी इतनी नरम होती, इतनी मतलब सख्त और नरम लेकिन स्वादिष्ट अच्छी लगती। किस तरह से? इसका एग्जाम्पल दिया है कि नमकीन पपड़ी जैसी वह हमें लगती, क्योंकि जो हेडमास्टर साहब थे वह बिल्कुल नरम स्वभाव के थे। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते। झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों और गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगती जैसे हमने किसी फौज में सभी तमगे जीत लिए। तमगे मतलब उपहार, प्राइज है ना।
पुरस्कार हमने जीत लिए हों, मेडल हमने जीत लिए हों। इस प्रकार वह, क्योंकि जो पीटी मास्टर थे वह हमेशा घुर्राते रहते थे, बच्चों को डांटते, लेकिन जब वह कोई गलती नहीं करते तो अपनी चमकीली आँखों से आंखें झपकाते हुए उन्हें बच्चों को शाबाश कहते। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर के लिखी गुड्डों से अधिक मूल्यवान लगने लगती। मतलब जो और दूसरे मास्टर थे जो कॉपियों में अच्छी हैंडराइटिंग पर, अच्छा वर्क करने पर जो गुड देते हैं ना, उन सभी गुड को मिलाकर भी ये जो शाबाश, जो एक शाबाश हमें मिला है, वो अधिक मूल्यवान लगने लगता। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। क्या कह रहा है कि ये जो सख्त मेहनत से प्राप्त हमने जो पढ़ाई की है, किस तरह से, पीटी मास्टर के डर से, उनके डिसिप्लिन में रहकर, इसीलिए आज हमारी अच्छी गुडविल बनी है। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताता है कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जगता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारे प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि रोज आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर में एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती। मतलब जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जब पीटी मास्टर रोज़ हमें डांटते और जब स्काउटिंग में वह हमें शाबाश कहते तो हमें ऐसा लगता जैसे कोई हमारे साथ चमत्कार हो गया है, हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया है और क्योंकि हमने अच्छा काम किया है और हमें वह सब अच्छा लगने लगता, उनके प्रति हमारे मन में प्रेम भावना जागने लगती। धन्यवाद।